हाँ तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो मैं आज अध्याय 4 का कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर के साथ में वीडियो लेकर आया हूँ। अध्याय 4 का कार्बन एवं उसके यौगिक इस वीडियो में पूरा मैं पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ और उसका नोट्स का वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जा करके देख लीजिए, उसके बाद आप चौथा चैप्टर को भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है कार्बन। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। तो हमारे आसपास जितने भी सजीव संरचनाएं हैं, सजीव संरचनाएं कहने का मतलब है हम सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी के सभी क्या हैं, कार्बन पर आधारित होती है। भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तकें सभी कार्बन पर आधारित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आगे देखिए, भूप्रपट्टी एवं वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। तो हमारे वायुमंडल और भूप्रपट्टी पर मतलब कि हमारे पृथ्वी सतह पर बहुत ही कम मात्रा में कार्बन उपस्थित है और यह कार्बन हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी पदार्थ है। तो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम आदि के रूप में 0.02% पाया जाता है तथा वायुमंडल में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित है 0.03%। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आप लोगों को नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 1% जो है वो अन्य गैसें हैं, 78% हमारा नाइट्रोजन है, 21% हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद 1% हमारा अन्य गैसें हैं, उसी में हमारा 1% में ही हमारा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आगे हमारा है कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपरूप हैं। अपरूप के बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं। एक और नया कार्बन का अपरूप का खोज हो चुका है जिसका नाम है फुलरीन। ठीक है स्टूडेंट, फुलरीन भी हमारा कार्बन का ही अपरूप है। इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आगे इसके बारे में पढ़ूंगा। उसके बाद आगे हमारा टॉपिक है कार्बन में आबंधन, आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध 2 तत्वों में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। जैसे NaCl, Na में Na है और Cl है। ठीक है, Cl हमारा क्लोरीन है और Na हमारा सोडियम है। तो सोडियम का पहले मैंने इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया है 3rd चैप्टर में कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे स्टूडेंट तो 2, 8, 10 और 1, 11 इस प्रकार से होता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, त्यागने के लिए क्षमता है। तो त्यागने का क्षमता है, क्लोरीन के पास 2, 8, 7, 17 है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। तो हुआ ना, यही चीज हुआ यहाँ, यही चीज लिखा हुआ है कि दोनों तत्वों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका क्या होता है, पूरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक नया यौगिक बन के तैयार होता है। इसी को हम लोग आयनिक आबंध कहते हैं। नोट में मैंने लिखा है कि कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, तो इसका कारण है स्टूडेंट कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और 6 को अगर हम बांटेंगे तो 2 और 4 में बटेगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है जिसका बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक आबंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ये क्या करता है, कार्बन और कार्बन अपने दोनों में ही अभिक्रिया करता है। ठीक है स्टूडेंट, और कार्बन एक अभिक्रिया करेगा तो 2 कार्बन रहेंगे। 2 कार्बन जब रहेंगे तो 2 कार्बन, इसका भी 4, इसका भी 4, तो ये 4 इसको देगा और ये 4 इसको देगा। सहसंयोजी आबंध 2 तत्वों के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है कि किसी तत्व को अगर किसी तत्व को पहला तत्व दूसरा तत्व को अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, दूसरा तत्व भी पहला तत्व को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसमें साझेदारी होता है कि हम दे रहे हैं तो तुम भी हमको दो, और जितना ये देगा उतना ही ये लेगा और जितना ये देगा उतना ही, दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
इसी को सहसंयोजी बोलते हैं। दोनों तरफ से साझेदारी होना चाहिए। आयनिक में क्या होता था, किसी एक ने त्यागा और किसी एक ने ले लिया और एक यौगिक बना दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से होता है। दोनों तत्व एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, इसी को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजी, एकल सहसंयोजी में है कि एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक ही आबंध का होता है। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए मैंने लिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। और एक और हाइड्रोजन लेंगे, उसका बाहरी कक्षा में कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 8 2, इस प्रकार से हमारा चलते जाता है। तो इसमें हमारा पहला ही कोष्टक पूरा नहीं है, तो पहला कोष्टक में कितना है, 2 है, तो इसको 1 ही चाहिए, तो 1 इससे ले लेगा और ये 2 पूरा कर लेगा, और ये इससे ले लेगा तो 2 पूरा कर लेगा। अब पढ़ेंगे द्विसहसंयोजी। द्विसहसंयोजी में ऐसा तत्व अभी क्रिया करेंगे, ऐसा तत्व का संयोजन होगा जिसका 2 तत्व त्यागने योग्य हो। इसमें मैंने ऑक्सीजन को लिया है, ऑक्सीजन का होता है 2 और 6, तो 2 और 6 होता है 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6। तब ये क्या किया, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों का 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन क्या करता है, द्विसहसंयोजी बनाता है। इसी प्रकार से हम त्रिसहसंयोजी भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इसमें मैंने नाइट्रोजन को लिया है, तो नाइट्रोजन का होता है 2 और 5, इस प्रकार से। तो इसको कितना जरूरत पड़ेगा, और 3 का जरूरत पड़ेगा। तो 3 क्या करेगा, दूसरा नाइट्रोजन से ले लेगा, तो इस नाइट्रोजन से 3 ले लिया, तो 3 इसका और 3 ये 6 और 2 8 हो गया। इसी प्रकार से इसका भी कितना हो गया, 2 और ये कितना हुआ, 1 2 3, 5 पहले से था और इसे 3 ले लिया, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से हमारा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, तो इसको कहेंगे त्रिसहसंयोजी। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से सहसंयोजी आबंध के बारे में समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक आप लोग वीडियो पूरा देख लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, मैंने कुछ और उदाहरण को लिया हूं। जैसे मैंने NH3, ठीक है, N है नाइट्रोजन और H हमारा 3 है, NH3। तो N हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारा 3 है, 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 जब हाइड्रोजन है तो इसके पास 1 है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। ये क्या करेगा, तीनों एक एक इसको दे देंगे। और इसके पास नाइट्रोजन के पास कितना है, नाइट्रोजन के पास अभी मैंने बताया कि 3 अभी इसको जरूरत है, तो 3 जरूरत है, तो तीनों से एक एक ले लेगा और तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। तीनों को एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, तो इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया, और नाइट्रोजन के पास 8 हो गया। कैसे, ये 2 हो गया, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 और 2 पहले से यहाँ जो बचा हुआ है शेष, तो इस प्रकार से हमारा 8 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए। इसी प्रकार से C2H6, कितना हाइड्रोजन लेना है, 6 हाइड्रोजन लेना है, तो 6 हाइड्रोजन हम यहाँ पे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 वो क्या करेगा, इस प्रकार से आबंध बनाएगा। सभी का कोष्टक भी पूरा हो जाएगा और कार्बन के साथ में एक एक का साझेदारी हुआ है, एकक का साझेदारी हुआ है, जिसको हम एकल सहसंयोजी बोलेंगे। तो चलिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के नाम दिया हूं और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, इसको स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरियम का 4, ब्रोन का 5, कार्बन का 6 और ये नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। इसको कैसे करना है, तो 2 8 8 इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसी को पूरा करते हुए देखिए, 1 है तो एक ही रह जाएगा, इसको एक जरूरत है, या तो एक छोड़ेगा या तो एक लेगा। उसी प्रकार से हीलियम है, हीलियम का पूरा हुआ है, तो ये क्या करेगा, हीलियम जो है किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा। उसके बाद है लिथियम, लिथियम के में हमारा 3 है तो एक ये छोड़ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, उसके बाद है बीई में 4 है तो 2 और 2 4, इसको क्या करेंगे, 2 ये छोड़ सकता है, क्योंकि 2 के बाद में 8 हमारा होता है,
इसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए मैं आगे पढ़ाता हूँ। देखिए मेरा अगला टॉपिक है अपरूप। अपरूप किसको कहते हैं? तत्व के भिन्न भिन्न रूप होते हैं जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन गुण अलग अलग होते हैं। उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों का बनावट एक ही जैसा होता है, दोनों कार्बन के ही यौगिक होते हैं, दोनों कार्बन के ही बने होते हैं, लेकिन उसका गुण अलग अलग होता है, उसको अपरूप कहते हैं। कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। फुलरिन को C60 भी कहते हैं। कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु से आबद्ध होता है। तो हीरा जो है वो कार्बन के प्रत्येक 4 कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबद्ध होता है। तो इस प्रकार से हीरा का बनावट होता है। देखिए किसी में भी ले लीजिए, इसको ले लेते हैं तो 1 2 3 4, 4 से जुड़ा हुआ है। किसी को भी ले लीजिए, इसको ले लेते हैं तो 1 2 3 4, 4 से जुड़ा हुआ, इसको लेते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे भी लाइन होगा 4। इस प्रकार से जितने भी सारे हैं वो 4 आबंध के साथ में जुड़े हुए होंगे। उसके बाद हमारा अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हमारा 6 षटकोण बनाता है। इसमें क्या करता है कि एक बार में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से एक षटकोण का आकृति बनाता है। उसी प्रकार से फुलरिन भी है। फुलरिन भी हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर है 1 1 2 3, फिर ये हमारा ऐसे जाएगा और फिर हमारा ऐसे जाएगा 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जाएगा, फिर ये हमारा इस प्रकार से जाएगा 1 2, ठीक है स्टूडेंट, 3 3 4 5, इस प्रकार से हमारा फुलरिन का बनेगा। इस प्रकार से गोला की तरह से बनते जाएगा जियोड टाइप से। उसके बाद हम कार्बन के यौगिक पढ़ेंगे। तो कार्बन के यौगिक कौन कौन होते हैं? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये अद्वितीय प्रवृत्ति है, मतलब किसी और तत्व में ये प्रवृत्ति नहीं होती है कि अपने से अपने सेम तत्व के साथ में अभिक्रिया करे। जितने भी सारे हैं वो एक दूसरे तत्व के साथ में अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कार्बन क्या है, खुद कार्बन के साथ ही अभिक्रिया कर सकता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, कैटेनेशन। कार्बन के परमाणु एक द्वि त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। कार्बन के परमाणु जब एकल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हो, एकल बॉन्ड का मतलब है इस प्रकार से C, उसके बाद में इस प्रकार से एक C, तो हमारा एकल बॉन्ड हमारा है। तो एकल बॉन्ड के द्वारा जब जुड़े हुए हो उसको संतृप्त यौगिक कहते हैं। द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन यौगिक, ठीक है, इस प्रकार से द्वि अथवा त्रि, ठीक है, ये 3 हमारा इस प्रकार से फोटो है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है स्टूडेंट। तो द्वि और त्रि आबंध वाले यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अब पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इस प्रकार से हो सकता है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसको केमिस्ट्री के भाषा में, रसायन विज्ञान के भाषा में एल्केन कहते हैं। और एल्केन में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि एक ही बॉन्ड होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो 2 बॉन्ड वाले होते हैं, इसमें 2 आते हैं, इसमें द्वि बॉन्ड भी आते हैं और त्रि बॉन्ड भी आते हैं, दोनों असंतृप्त में ही आते हैं। तो जो 2 बॉन्ड वाले होते हैं उसको एल्कीन कहते हैं और जो 3 बॉन्ड वाले होते हैं इसको एल्काइन कहते हैं। तो एल्कीन का सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सूत्र आप लोगों को बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र का उपयोग हम लोग यौगिकों का नामकरण करेंगे उस टाइम काम आएगा, तो इस सूत्र को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ये तीनों सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। अब कार्बन के नंबर के आधार पर नामकरण, ठीक है। तो कार्बन जब एक कार्बन हो किसी भी
संरचना में या किसी भी यौगिक में कार्बन जब एक हो तो उसको मेथ बोला जाता है, मेथ या मिथ, मिथ भी कह सकते हैं। C जब 2 हो तो एथ बोला जाता है, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट और C9 नॉन बोला जाता है और C10 को डेक बोला जाता है। इसी सारे नाम को यूज करके हम लोग IUPAC नेम का नामकरण करते हैं। आगे मेरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन, एल्केन हमारा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? एल्केन में हमारा C और C के बीच में बॉन्ड कितना का होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है। और इसका सूत्र भी लिखा हुआ है CnH2n+2। तो हम N के स्थान पर 1 2 3 4 5 इस तरह से बैठाते चले जाएंगे। तो C के स्थान पर हम 1 जब बैठाएंगे तो CnH2 इंटू 1, ठीक है, CnH2n हो गया प्लस टू करेंगे, C1 हो गया और H का 2 इकाई 2 दूना 4, C1H4। इसको क्या कहेंगे? कार्बन हमारा कितना है स्टूडेंट? कार्बन हमारा 1 है और कार्बन जब 1 हो तो उसको मेथ कहते हैं। तो मेथ हो गया, उसमें लग जाएगा N, केन, N मेथेन, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आगे बताता हूं। C2 जब लेंगे तो C2 और H में कितना जाएगा? 2 दूना 4 और 2 6, तो C2H6। तो कार्बन हमारा 2 है, कार्बन हमारा 2 है तो हमारा कितना हो जाएगा? कार्बन हमारा 2 रहेगा तो एथ हो जाएगा। और एथ वाला को क्या कहेंगे? एथेन। इसी प्रकार से 3 वाला को प्रोपेन, 4 वाला को ब्यूटेन, इस प्रकार से स्टूडेंट। तो चलिए मैं कुछ डायग्राम को भी बना के दिखाया हूं। तो देखिए ये हमारा है CH4 मेथेन। मेथेन का सूत्र हमारा किस प्रकार से बनेगा? H हमारा कितना? 1 2 3 4 और कार्बन हमारा 1 है और कार्बन का कितना है बाहरी कक्षा में? 1 2 3 4। चारों क्या करेगा? चारों हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और उसके बदले में क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन से लेगा और हमारा एकल बॉन्ड बनेगा। देखिए तो ये क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुआ है। तो ये हमारा मेथेन का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से C2H6, इसमें कार्बन 2 है और इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 6 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड के साथ में और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। C2 है तो एथेन, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं चलता हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन और एल्काइन, दो नाम है। तो सबसे पहले हम एल्कीन के बारे में समझ लेते हैं। और एल्कीन वाला में क्या होता है? कार्बन और कार्बन 2 बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं और इसका सूत्र है CnH2n। इसमें हम N के स्थान पर 1 नहीं बैठा सकते हैं, इसमें 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बैठेगा। तो चलिए मैं 2 बैठा के देख लेता हूं। तो ये हो जाएगा 2 और H और 2N के जगह में 2 गुना 2, तो C2H4। तो C2H4 को 2 कार्बन इसको बोलेंगे एथ लिख दिए और यहाँ पे है इन, इस प्रकार से एथीन हो जाएगा। 3 वाला में प्रोपीन हो जाएगा, 4 वाला में ब्यूटीन हो जाएगा, 5 वाला में पेंटीन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बताता हूं, इसका भी मैंने बॉन्डिंग किया है। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ में 1 2 3 4, तो चारों तो एक कार्बन को ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में अभिक्रिया कर लिया, इस सारे का कोष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। लेकिन कार्बन के पास 2 एक्स्ट्रा बचे थे, ठीक है स्टूडेंट, 2 एक्स्ट्रा बचे थे। ये और चाहता तो 2 कार्बन के साथ में अभिक्रिया कर सकता था, लेकिन ये इसके पास में हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो ये क्या किया? 1 2 1 2, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया। तो C और C के बीच में 1 2 1 2 का बॉन्डिंग बनेगा और इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये एल्कीन ग्रुप का होगा। तो एल्कीन वाला में क्या लिखते हैं? एथ और इन, एथीन। C3 प्रोपीन, यहाँ पे प्रोपीन होगा स्टूडेंट, प्रोपीन, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से अब मैं एल्काइन वाला भी समझाया हूं। तो एल्काइन वाला में क्या होता है? N का स्थान पर 2 3 4
इस प्रकार से रख सकते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n-2, एन के स्थान पर 2 बैठाऊंगा तो C2 हो जाएगा H2 और इंटू लिखेंगे, और यहाँ पे है एन के स्थान पर 2 लिखेंगे और -2, इसमें -2 कर लेंगे। तो जब -2 करेंगे तो C2 और 2 दूना का 4 में 2 घटाएंगे तो 2, C2H2। इसका नाम हो जाएगा, कार्बन 2 है तो एथ और आइन दे सकते हैं, तो एथाइन इसका नाम हो जाएगा। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। तो इसके बीच में देखिए, इसके पास में 4 कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इसी के पास में रहेगा और हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन एक इसके साथ में जुड़ जाएगा और एक इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो शेयर कितना का हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बना। किस ग्रुप का हो जाएगा, तो एल्काइन ग्रुप का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नेम हो जाएगा C2H2 का एथाइन। कार्बन यौगिक के नाम पद्धति, तो किस प्रकार से कार्बन और उसके यौगिक को नामांकन किस प्रकार से करते हैं। तो कार्बन के यौगिक तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा तत्व होते हैं, जैसे हेलो एल्किन इसके साथ में जुड़ जाएगा। हेलो एल्किन में कौन कौन होते हैं स्टूडेंट, क्लोरो और ब्रोमो। अगर अभिक्रिया के दौरान क्लोरो और ब्रोमो को जोड़ दिया जाए तब उसका नामकरण कैसे करेंगे, एल्कोहल जोड़ दिया जाए तब उसका नामकरण कैसे करेंगे, एल्डिहाइड जोड़ दिया जाए तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से समझा देता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में हमारा है क्लोरो और ब्रोमो। क्लोरो का होता है Cl और ब्रोमो का होता है Br। तो हमने कार्बन की संख्या 3 लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो मैं समझाने के लिए एक ही लिया हूं, हर जगह पे 3 ही लिया हूं, आप जितना चाहें ले सकते हैं। तो 3 लिया हूं। तो देखिए 1 2 3 कार्बन है और इसके साथ में हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ सकता था, लेकिन क्या हुआ है कि हेलो एल्किन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। किस रूप में, ये हो जाएगा हाइड्रोजन के गैस के रूप में रिमूव हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है, पहला लेसन में, रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये हाइड्रोजन के रूप में रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या चीज बचेगा, Cl। तो जब इसको Cl हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन ग्रुप का बन जाएगा। तो इसका नामकरण करेंगे C3H6H7 हो जाएगा और Cl, इसका नामकरण हो जाएगा क्लोरो। उसके बाद है 1 2 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप लिखाएगा, प्रोप। उसके बाद में किस बॉन्डिंग के साथ में है, तो सिंगल बॉन्डिंग के साथ में है। देख लीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एन, तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। चलिए मैं आगे करके दिखाता हूं। सब में मैंने 3 ही कार्बन लिया है, आप अधिक भी ले सकते हैं। चलिए इसमें भी मैंने 3 कार्बन लिया है, इसमें मैंने OH जोड़ दिया। OH का मतलब होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल जब जोड़ेंगे तो उसमें उसका नामकरण करने समय क्या हो जाएगा, ओल जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्रोप हो जाएगा और इसमें ओल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग के साथ में है तो इसमें हो जाएगा प्रोपे, ठीक है, LK, और इसमें हो जाएगा प्रोपे और नोल लगेगा OL के चलते। इसी प्रकार से हम आगे, इसमें अगर O जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना होता है, 2 और 6, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका 6 होता है। ये क्या कर सकता है, 2 का शेयर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है। तो देखिए इसमें डबल बॉन्डिंग बना है, तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें नैल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें एल लगेगा, नैल, इसमें नोल होता है, इसमें नोल होता है, इसमें नैल हो जाएगा। तो यहाँ पे नैल कर लेंगे, प्रोपेनैल। अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। एल्कीन ग्रुप में चले जाएंगे। तो एल्कीन वाला में हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो गया है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोप और इन, प्रोपीन। और भी मैंने उदाहरण लिया है कुछ। मेरा 5वां है एल्काइन ग्रुप में जब आ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्डिंग जब बनेगा तो प्रोप हो जाएगा, प्रोप आइन, प्रोपाइन।
कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इसमें जुड़ेंगे, तो OH भी जुड़ रहा है और ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितना है, सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, इसलिए प्रोपे हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल जुड़ेगा, तो ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से मेरा एक और अंतिम दिया हुआ है जिसका है कीटोन, कीटोन में नॉन जुड़ता है, तो इसमें भी सिंगल सिंगल बॉन्डिंग के साथ में तो प्रोपे नॉन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और आगे का जो भी चैप्टर में छूट गया है आगे का वीडियो में कवर कर दूंगा, और दूसरा पार्ट का वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।